हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप लोगों का एससीसीएल का एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाला है, जैसे कि आपको पता होगा। फोटो वगैरह सब अपलोड कर ही दिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो एससीसीएल का एग्जामिनेशन कब तक होने के चांसेस है, तो मैंने वीडियो में बहुत पहले ही बताया था सर, बहुत ही पहले ही बताया था कि जनवरी में चांसेस है। और इस बार लेटेस्ट वीडियो आया था, उसमें भी अपडेट वही आया। तो फिलहाल के लिए चलिए डायरेक्ट चलते हैं, एससीसीएल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं आज भी। अभी लगातार मेरी वीडियोस को देखने की कोशिश कीजिए कि जाके एक बार वीडियो के प्लेलिस्ट को, चैनल को चेकआउट करें, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है आप लोगों के लिए जो कि डाला हुआ है चैनल में ऑलरेडी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी वीडियो में आते हैं वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, बूस्ट आता है। जितना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसमें अटैचमेंट रहेगा, उतना ज़्यादा मेरे को वीडियो बनाने में मजा आता है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं, कोल इंडिया प्रिपरेशन बैच को ओपन करते हैं। इसके बाद इसमें जो लेटेस्ट अभी हम टेस्ट डाले होंगे, सेट 6, चलिए MS माइनिंग सरदार प्रैक्टिस सेट 6 को हम लोग कुछ रैंडम सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्लिक किए, इसको क्लिक करने के बाद इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का टोटल है, 90 मिनट का भी एग्जामिनेशन है। जैसा कि एससीसीएल का एग्जामिनेशन होने वाला है, CB2 +1 मार्किंग होगा, नो नेगेटिव मार्किंग है। चलिए इसको टेक टेस्ट करते हैं। टेक टेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमको पता है तो स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, Which of the following state of India will host the 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिएगा ऐसा था कि 2023 तो अब फिलहाल पार हो गया है, अब ये हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे विल को जगह पे लिख देगा वहाँ, है ना। होस्टेड कर देगा, इसको पास्ट टेंस में कर देगा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, जो स्पोर्ट से रिलेटेड कैटेगरी होता है ना, जो लेटेस्ट स्पोर्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्पोर्ट वाला एक बार वीडियो आप देख लेंगे, यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स का भी है, ठीक है। कुमार गौरव से लेकर अच्छे अच्छे टीचर का है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा जो स्टेट बेसिकली मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो था उसको होस्ट करने वाला था ओडिशा। तो इसका आंसर आ जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? तो इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे किसी भी अच्छे यूट्यूबर का। तो इंस्ट्रूमेंट वाला देख लीजिएगा एक बार, इंस्ट्रूमेंट वाला, ठीक है। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताते हैं, करते हैं, कौन कौन सा नाट्य है, ठीक है, कौन कौन सा नाटक है जिससे संबंधित है। इसके बाद कौन कौन सा आपका जैसे संगीत वगैरह, डांस वगैरह, ठीक है, फॉक डांस वगैरह, ये सब कुछ क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट का कौन कौन सा फोक डांस है, कौन कौन सा डांस है, कौन कौन सा म्यूजिक से कौन एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सबको कोशिश कीजिएगा कि आप देख ले। चलिए जब भी आपको टाइम मिलता है तब। तो शिव कुमार शर्मा किससे एसोसिएटेड है? तो संतूर से एसोसिएटेड है, संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, कुछ रैंडम क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये नाम में ही हिंट है सर। कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है? आपको पता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप पता कर लीजिएगा। कोणार्क टेम्पल जो कि भगवान सूर्य का मंदिर है, और वो बेसिकली उड़ीसा में है। उड़ीसा में फेमस मंदिर में से एक है कोणार्क टेम्पल है। जगन्नाथपुरी का 4 धाम में एक धाम टेम्पल है, वो सभी के सभी उड़ीसा में है, जो कि काफ़ी फेमस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। चलिए रैंडम कर रहे हैं तो स्क्रॉल कर लेते हैं, रैंडम कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिफोर छत्तीसगढ़ वाज ग्रांटेड स्टेटहुड विच इंडियन स्टेट वाज इट पार्ट ऑफ? देखिए छत्तीसगढ़ का जीके भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ का क्या हिस्ट्री रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका क्या रहा है, फिलहाल अभी कौन शासन कर रहे हैं, नए नए जो अभी अपॉइंट हुए हैं, CM साहब कौन है ना। तो बहुत सारे चेंजेस हुआ है, तो उस सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी बड़ा बड़ा कुछ हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ के CM चेंज हुए हैं, है ना, या मैं MP के हुए हैं। तो जो जो भी हुए हैं, लेटेस्ट जो भी हुए हैं, उस सब चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मध्य प्रदेश। यानी कि कुल मिलाकर के यही पूछा गया है कि भाई छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है वो इनमें से कौन से स्टेट से टूट के एक अलग स्टेट बना है और अलग हुआ है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पुराना नाम जो था वो विंध्यान भारत नाम था, मध्य भारत भी कहा जाता था। तो मध्य प्रदेश से स्टेट अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ अलग से टूट के बना है। अगला क्वेश्चन है, द बर्थ प्लेस ऑफ अटल बिहारी
वाजपेयी, अभी वाजपेयी मूवी आ रहा है, काफी चर्चे में है, तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछा जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी इनमें से कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं या उनका बर्थ प्लेस कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रैंडम उठा लेंगे कुछ भी। अगला क्वेश्चन है द बर्थ प्लेस ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नॉट इन मध्य प्रदेश। मतलब कुल मिलाकर के कहा गया है कि ये सभी के सभी पर्सनालिटी हैं, इन पर्सनालिटीज में से कौन ऐसे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के नहीं है, मध्य प्रदेश जिनका बर्थ प्लेस नहीं है। पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी मध्य प्रदेश के ही थे। तीसरा है चंद्रशेखर आजाद, तो ये भी मध्य प्रदेश के थे, बट बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें कहा जाता है, जो झारखंड से संबंधित है, उस टाइम बिहार हुआ करता था, तो इनका संबंध बिहार और झारखंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान बिरसा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोल माइनिंग से रिलेटेड है, कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल का रिपोर्ट पब्लिश होता है ये उससे संबंधित है। क्वेश्चन है द कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2022-23 वाच, जो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में भारत का कोयले का प्रोडक्शन क्या रहा? पहला ऑप्शन है 1 बिलियन टन, दूसरा है 893 टन, तीसरा है 700 टन और चौथा है 600 टन। तो 1 बिलियन टन टारगेट रखा जाएगा, 2024-25 तक रखा गया है टारगेट, लेकिन फिलहाल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 893 टन। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोल माइनिंग से रिलेटेड चीज़ों पर भी आपको नज़र डालना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी इसमें डाला हुआ है। अगर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन में सबसे कम प्रोडक्शन कौन सा स्टेट में हुआ, सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, कोयला मिनिस्ट्री कौन थे, कौन सा नदी के आसपास में बहता है, मतलब कुल मिलाकर के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ रैंडम क्वेश्चन और उठा लेते हैं। ठीक है, जीके जीएस का किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करें, अगर मेरा टेस्ट सीरीज लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेते हैं कोई बात नहीं, खुद से भी अगर प्रैक्टिस करें तो उस तरीके से करें ताकि आपका चांसेस हो निकलने का। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो SCCL के लिए स्पेशल ऑफर है, एक्सक्लूसिव ऑफर। SCCL का एग्जामिनेशन जब तक नहीं होता है तब तक के लिए आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ आपको कोर्स भी मिल जाएगा। कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों साथ में है, क्योंकि आप तब टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट होगा तो कहाँ जाओगे भाई, पूरा कोर्स ले लो। उसमें आपको जो टॉपिक कमजोर है, EMT कमजोर है, वॉल्यूम कमजोर है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जो भी कमजोर है आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है मुझे। ठीक है, 6200670155, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि मुझे SCCL का टेस्ट सीरीज लेना है। तो टेस्ट सीरीज के साथ आपको कोर्स भी मिल जाएगा जो SCCL के एग्जाम तक वैलिड होगा। और अगर 6 महीने वाला कोर्स भी लेना चाहते हैं जो कि प्रॉपर आपका कोर्स है कोल इंडिया का, तो वो भी आप ले सकते हो। उसके लिए भी इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। प्राइस मैं बता दिया हूँ, अगर SCCL तक लेना चाहते हैं तो 659 रुपीज़ है, जब तक SCCL का एग्जाम नहीं होता है तब तक का वैलिडिटी है। और अगर 6 महीना के लिए लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस 1200 रुपया रखा गया है। जेन्युइन प्राइस है, 200 रुपया पर महीना पड़ रहा है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। शेड्यूल 3 इन माइंस एक्ट इलोबरेट अबाउट। शेड्यूल 3 जो माइंस एक्ट में दिया हुआ है, ये इनमें से किसके बारे में बताता है? फॉर्म यूज्ड इन एक्ट माइंस रूल, ये तो आपका शेड्यूल 1 वाला था। दूसरा है एमिनिटीज प्रोवाइडेड इन फर्स्ट एड रूम, एमिनिटीज प्रोवाइडेड इन फर्स्ट एड स्टेशन, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माइंस एक्ट। तो कुल मिलाकर के देखिए ऐसा है, फर्स्ट एड स्टेशन, फर्स्ट एड रूम, ये सब जो आपका शेड्यूल है, 6 शेड्यूल का वीडियो मैं बनाया हूँ। आप सर्च करेंगे माइंस एक्ट शेड्यूल बाय ब्लैक डायमंड तो यूट्यूब में आ जाएगा, उसको पूरा देख लीजिए। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 6 शेड्यूल होते हैं माइंस एक्ट में। उन 6 शेड्यूल में जो पहला शेड्यूल है आपका फॉर्म से रिलेटेड है, फॉर्म जो यूज़ करते हैं। सेकेंड शेड्यूल में फर्स्ट एड रूम है, थर्ड में आपका फर्स्ट एड स्टेशन है। ठीक है, ये आपका 5th में है। तो कुल मिलाकर के इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एमिनिटीज़, यानी कि कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है फर्स्ट एड स्टेशन में, कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, उसके बारे में आपको ये बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन इज डिक्लेयर्ड अनफिट इन हिज PME, नाउ ही शुड फर्स्ट डू। बोला गया है कि एक व्यक्ति है जिनको
पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि हर 5 साल में एम्प्लॉय का लिया जाता है, उसमें अगर किसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप अनफिट है, तो उस कंडीशन में उनको पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या करनी चाहिए? पहला है अपील टू अपीलेट मेडिकल बोर्ड, अपीलेट मेडिकल बोर्ड के पास अपील करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अपील इन फ्रंट ऑफ सीआई, यानी कि सीआई साहब के पास डायरेक्ट जाके अपील करना चाहिए। तीसरा है अपील इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके अपील करना चाहिए। या चौथा है फाइट विद द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर का मान के कान कपार फाड़ देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप अब तक समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान का जरूरत है, पढ़ने का जरूरत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपील टू अपीलेट मेडिकल बोर्ड। अपीलेट मेडिकल बोर्ड साल में 4 बार बैठता है। अपीलेट मेडिकल बोर्ड में जनरली आपके क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, सिविल सर्जन लेवल के आदमी होते हैं, डीजीएमएस के ऑफिसर्स होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, है ना, इंस्पेक्टर लेवल के, वो लोग बैठते हैं साल में 4 बार। और वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। डीजीएमएस का एक समझ के चलिए सरकारी टीम है। आप किसी भी कंपनी में हो, मान लीजिए आप ईसीएल में नौकरी करने जा रहे हैं, या ईसीएल में आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, या कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें आपको अनफिट कर दिया है, ठीक है, तो इस कैटेगरी में आप अपीलेट मेडिकल बोर्ड के पास अप्लाई करते हैं। अपीलेट मेडिकल बोर्ड साल में 4 बार बैठता है, तो आपका अपने डेट फ्लेक्सिबल करके आपका एग्जामिनेशन लेता है और वो डिक्लेयर करता है। अगर अपीलेट मेडिकल बोर्ड ठप्पा मार दिया कि नहीं आप स्वस्थ हैं, तो फिर मतलब कि आप स्वस्थ हैं, उसके बाद आपको कोई कंपनी नहीं निकाल सकती है, चाहे कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए रैंडम कुछ क्वेश्चन करते हैं यार। चलिए अगला क्वेश्चन इसको भी उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पोर्टेबिलिटी, है ना, पोर्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन माइंस शुड बी डन इन इंटरवल नॉट मोर देन। मतलब कि जो पानी आप पीते हैं माइंस के अंदर, जनरली 2 लीटर प्रति व्यक्ति पानी दिया जाता है। आपको पता है जब 30 डिग्री ज़्यादा WBT हो जाता है तो उस कंडीशन में 3 लीटर प्रति व्यक्ति पानी दिया जाता है पीने का, ये आपको पता है। तो जो पानी दिया जाता है तो उसको पानी रखा भी जाता होगा, तो जो पानी रखा जाता है उसका जांच होता है, उस जांच को कहते हैं गुणवत्ता जांच, गुणवत्ता परीक्षण, इंग्लिश में कहते हैं पोर्टेबिलिटी टेस्ट। कि मतलब भैया जो पनिया आप पिला रहे हैं वो पानी पिलाने लायक है कि नहीं है। उसमें उसका पीएच स्केल चेक किया जाता है, उसका प्योरिटी चेक किया जाता है, कितना उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, अलग अलग टाइप का चीज़ है, तो वो सब कुछ जांच किया जाता है, उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी टेस्ट। तो ये कब किया जाता है सर? ये हर साल किया जाता है, ठीक है, साल में एक बार आता है और जांच करके जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक साल ऐसा जांच किया जाता है हर माइंस में, ठीक है। चलिए रैंडम कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं सर, लगातार क्या ही करें, टेस्ट सीरीज भी जो बच्चा ले रहा है उसका भी तो फायदा होना चाहिए कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन है द टेन्योर ऑफ WI इज, मतलब कि ये हुआ कि जो आपके WI साहब होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। तो आपको पता है माइन जितने भी मैकेनाइज्ड माइंस होते हैं या ओपन कास्ट माइंस होते हैं या कोई भी माइंस है जिसमें 100 से ज़्यादा आदमी उस कंडीशन में, उसमें हम लोग सेफ्टी कमेटी अपॉइंट करते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे 500 से ज़्यादा आदमी अपॉइंट होता है उस कंडीशन में हम लोग WI अपॉइंट करते हैं, जो 3 डिसिप्लिन का, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का होता है। तो जो WI साहब होते हैं वो हफ्ता में 2 दिन जाके जाँच करते हैं फील्ड में WI की तरह, बाकी 4 दिन ओवरमैन के तौर काम करते हैं। टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का होना चाहिए, इसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस उसी माइंस का होना चाहिए। और इसमें बोला गया है टेन्योर कितना होना चाहिए WI का जो टेन्योर होगा, है ना, कार्य अवधि होगा, वो आपका 3 साल का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 3 ईयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी माइन शुड कंपोज ए सेफ्टी कमिटी इफ द ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज इज मोर देन, मतलब जो ऑर्डिनरी है, साधारणतः नियोजित व्यक्ति है, वो साधारणतः नियोजित व्यक्ति किसी भी दिन अगर इतना ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में सेफ्टी कमिटी रखते हैं। तो इसका सही आंसर मैंने अभी बता दिया है, पता भी होगा आपको, 100 आदमी पे रखते हैं, ठीक है। चलिए बेसिक क्वेश्चन क्या उठाएं, थोड़ा कुछ भी रैंडम उठा लेते हैं ना, क्या दिक्कत, कहीं से भी उठा लेते हैं। चलो इसी को पकड़ लिए। कोड ऑफ साइंस इज गिवन बाय, कोड ऑफ साइन इज गिवन इन विच शेड्यूल इन द माइंस रेस्क्यू रूल 1985। तो देखिए रेस्क्यू रूल भी आपकी सिलेबस का एक हिस्सा है। सिर्फ माइंस एक्ट, माइंस रूल, CMR ये सब करने से आजकल काम नहीं चलता है मेरे दोस्त। आपको बेसिक लेवल का माइनिंग पढ़ना पड़ेगा, AMT पढ़ना पड़ेगा, DJ देशमुख पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको माइंस रेस्क्यू रूल भी पढ़ना पड़ेगा, क्रैच रूल भी पढ़ना पड़ेगा, पिट हेड बाथ रूल भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो
थोड़ा सा उस पर भी MCDR भी पढ़ना पड़ेगा, रिक्लेमेशन, रिहेबिलिटेशन, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। EMPI ये क्या होता है, MOEFCC क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये सब कुछ मिल जाएगा आपको कोर्स में ही, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, कोड ऑफ साइन इज गिवन इन विच शेड्यूल इन द माइंस रेस्क्यू रूल 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, शेड्यूल नंबर 5, ठीक है। तो शेड्यूल 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए रैंडम उठाते हैं कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है, लाइन बाय लाइन क्या ही चले, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द जनरल अरेंजमेंट इज टू सिंक टू शाफ्ट क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय डैश फॉर फैसिलिटी फॉर ए क्विकर इंटर कम्युनिकेशन। बोला गया है कि दो ठो हम शाफ्ट बना रहे हैं या दो ठो माइन का एंट्रेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जनरली शाफ्ट के केस में दो के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आपको पता है सर, CMR के हिसाब से 13.5 मीटर होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम MMR की बात करते हैं तो ये वाला डाटा जो होता है वो चेंज हो जाता है, ये 10 मीटर हो जाता है। खैर MMR से हमको कोई मतलब नहीं, हम कोल वाला सेक्टर में है, तो 13.5 मीटर तो मिनिमम डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हम हमसे ये पूछ दे, उस मिनिमम के जगह पे हम जनरल पूछ दे कि जनरल डिस्टेंस कितना होता है, तो उस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा 30 से 60 मीटर, 30 to 60 मीटर आपको ऐसा टिक मारना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, और वहाँ बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए मैं तो यहाँ सिंपल ऑप्शन दिया हूँ, बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 13.5 लिख देगा, ऊपर में 10 भी लिख देगा, तो आप 13.5 मार्क कहिए, बोलेगा छाती चौड़ा करके मेरा सही है, बाद में आप क्लेम भी कीजिएगा तो आपका सही होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनरल शब्द का इस्तेमाल किया है, मिनिमम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, 30 to 60 मीटर। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे मैं खास फोकस करके डालता हूं भाई कि लो करो गड़बड़। अगला क्वेश्चन है, एज पर माइनिंग इंजीनियर्स रूल। माइनिंग इंजीनियर रूल अगर आप शाफ्ट सिंकिंग वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे इंजीनियर्स का रूल होता है जिसमें शाफ्ट पिलर का एरिया, इसका डायमेंशन, रेडियस, है ना, बहुत सारा चीज़ है, उसके लिए फार्मूला दिया गया है ना, वो डेनियस फार्मूला होता है, माइनिंग इंजीनियर्स रूल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा होता है। तो माइनिंग इंजीनियर रूल के हिसाब से बताइए कि मिनिमम रेडियस ऑफ शाफ्ट पिलर फॉर सैलो शाफ्ट कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मीटर, मिनिमम रेडियस जो होगा 18 मीटर पे, ठीक है, होता है। मॉइल के लिए जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्टली। मॉइल वाला भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है भाई साहब, मॉइल वाला टेस्ट सीरीज जो मॉइल लेना चाहते हैं, मॉइल का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, वो जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं है ना, क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, बाकी एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। चलिए इसको पहले सबमिट करते हैं टेस्ट को, है ना। हमको लगता है 14-15 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व किए हैं। यू हैव अटेम्प्ट, देखिए जब सबमिट मारेंगे तो आपको बता देगा कितना अटेम्प्ट किए हैं टोटल, ठीक है। यू कांट चेंज योर आंसर बाइल सबमिटिंग, सबमिट कर देंगे इसको, ठीक है। सबमिट करने के बाद, सबमिट होने के बाद ये रीराइटिंग करेगा और सब लड़कों लोग के साथ स्कोर मैच करके आपको एक फाइनल रिजल्ट देगा कि भैया आपका ये नंबर रहा। आप व्यू रिजल्ट में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। व्यू रिजल्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे आप पूरा आंसर की देख सकते हैं, फिर से चाहे तो टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट लिमिटेड है क्या? नहीं, टेस्ट लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आप एक दिन में अगर टेस्ट देना चाहे, एक पर्टिकुलर टेस्ट का, मान के चलिए मैंने 10 सेट डाला, ठीक है, आप एक टेस्ट को, एक सेट को देना चाहते हैं बार बार, तो एक सेट को 10,999 बार दे सकते हैं एक दिन में। हमको लगता है इससे ज़्यादा आप नहीं दे पाएंगे, एक दिन में एक सेट पे इतना दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 11,000 पार करना चाहते हैं एक दिन में एक सेट को, तो फिर आपको अगला दिन का इंतजार करना पड़ेगा मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो अनलिमिटेड है। यहाँ पे आप आंसर की भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पूरा पूरी बता देगा कौन सा सही है, कौन सा अटेम्प्ट किया नहीं किया, पूरा हिसाब किताब बता देगा आपको। तो ऐसा टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैं लिख दे रहा हूँ भाई, आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। और मैं ज़्यादा इसको ओपन नहीं रखूँगा, अब मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं यार, है ना, तो उसको भी हैंडल करना पड़ता है। सर्वर का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल सकता है, इशू हो सकता है ना। अभी जब तक पैसा भर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए 6200 मैं व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ, अगर आपको लेना है टेस्ट सीरीज या कोल इंडिया का कोर्स तो इस व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करें, व्हाट्सअप मैसेज करें 6200-670-155, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मैसेज करें अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, क्योंकि SCCL के बाद शायद आपका एग्जामिनेशन कोई दिखेगा नहीं लंबा टाइम तक। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि तैयारी पे जान झोंक दो, टेस्ट सीरीज लो नहीं लो जो करना है करो, लेकिन तैयारी पे जान झोंक दो भाई साहब, मेरा यही सजेशन रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।